चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड हमने कुछ इंग्रेडिएंट तैयार किया। मतलब हम लाइंस, पैरेलल लाइंस के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ डिफिनेशन कलेक्ट किया, एंगल का डिफिनेशन। आज का जो क्लास है पैरेलल लाइन के हिस्ट्री से रिलेटेड है। एंसेंट मैथमेटिक्स और पैरेलल लाइन का क्या रिलेशन है, एंसेंट मैथमेटिशियन और पैरेलल लाइन का क्या रिलेशन है। इस मैथमेटिशियन ने पैरेलल लाइन पर बात की। तो मैं स्टार्ट करता हूं। एंसेंट मैथमेटिशियन एंड पैरेलल लाइंस। देखो, यदि आप किसी एक पर्टिकुलर बुक का बात करें एंसेंट मैथमेटिक्स में, तो वो यूक्लिड का बुक एलिमेंट है जिसमें पैरेलल लाइन का डिफिनेशन का एविडेंस मिलता है। ठीक, इसका बुक भाई तो यूक्लिड। और कौन सा बुक? एलिमेंट का, मतलब फर्स्ट पार्ट जो वॉल्यूम 1 है ये। और देखो यूक्लिड का जो ड्यूरेशन है 325 BC से 625 का। ठीक, यूक्लिड ने क्या डिफाइन किया? देखो, हम इसको समझने के लिए यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स को समझते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। और फिफ्थ पोस्टुलेट्स का कई इक्विवेलेंट वर्जन है, उसमें से ही एक फॉर्म पैरेलल लाइन का डिफिनेशन है। हमने यूक्लिड का एक पोस्टुलेट्स आपको बताया है, कुल मिला के 5 पोस्टुलेट्स हैं, और जिसमें आज 5वां मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसको पढ़िए थोड़ा ध्यान से। मैं हटता हूं बगल और इसको मैं फिर ट्रांसलेट कर दूंगा। देखो बाबू, ये यूक्लिड का जो पोस्टुलेट्स 5 है, इसको पैरेलल पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। ठीक ना, समांतर अभिधारणा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कहता है, आपने इसको पढ़ा, मैं इसको आसान लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि आपको समझना आसान होगा। देखो, यदि इसको ध्यान से यदि आप देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है वह पैरेलल लाइन के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा है। यदि इसको ध्यान से यदि आप देखिए तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बोल रहा है कि कब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। और दो लाइन का इंटरसेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसने ट्रांसवर्सल से, मतलब त्रियक रेखा से जोड़ के बताया है। देखो ये क्या कहता है, आप इसको लिख भी लीजिएगा। ये कह रहा है कि मान लो कि ये एक लाइन है, इसका नाम M दे रहे हैं, और ये एक लाइन है, इसका नाम N दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लाइन L, इसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन किया, तो बताओ पिछले क्लास में पढ़े थे कि इस दोनों एंगल का क्या नाम देंगे? इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर, मतलब सह अंतः कोण। तो यूक्लिड जो डिफिनेशन देते हैं इस, और इसको भी वही बोलते हैं, तो इसी के सम से देते हैं। मतलब यदि इसका मेजर x है और इसका मेजर y है, यूक्लिड का जो पोस्टुलेट 5 है इसी पर कंडीशन देता है। क्या कंडीशन देता है? देखो मैं उसको बताता हूं। यूक्लिड कहते हैं कि ये एक लाइन है M और ये एक लाइन है N, और L इसका एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन है। यदि इस एंगल का मेजर A है और इस एंगल का मेजर B है, यदि हमने A प्लस B निकाला तो सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल निकाला, यदि यह 180 से छोटा आ गया तो लाइन इस डायरेक्शन में, यदि इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर आके कहीं ना कहीं कट जाएगा। मतलब ये बता रहे हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगा? जब A प्लस B का वैल्यू लेस देन 180 होगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किधर मिलेगा? तो जिधर सम ऑफ कोइंटीरियर लेस देन 180 होगा। मतलब 180 से जिधर कम हो जाएगा उधर मिल जाएगा। जैसे अभी इधर कम होते दिख रहा है तो इधर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो इसी में बाबू, मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको x बोल दिए और इसको y बोल दिए। अब बताओ x प्लस y का वैल्यू, कंडीशन है कि इफ, यदि इधर 180 से छोटा आ जाए तो इस बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किधर मिलेगा? इधर।
कोई दिक्कत नहीं। तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है वो दो चीज को एक्सप्लेन करते हैं। पहला कि लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगा, और दूसरा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किधर मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। तो जिधर को इंटीरियर का सम 180 से छोटा हो जाएगा, लेस देन 180 हो जाएगा, तो लाइन उधर ही जाके इंटरसेक्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। जैसे देखो, यदि हमने आपको बोला कि ये एक लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये मान लो कि 60 है और ये मान लो कि 80 है। अब बताओ ये लाइन किधर कटेगा, और ये मान लो कि 120 है और ये मान लो 100 है। कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये लाइन किधर कटेगा, तो दोनों को जोड़ते हैं, इसको पहले ऐड किया तो 120 प्लस 100 कितना आया भाई, 220। तो क्या लाइन इधर कटने वाला है, तो इधर बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों भाई, कटने के लिए कंडीशन है कि सम ऑफ को इंटीरियर का जो मेजर आना चाहिए 180 से छोटा आना चाहिए। ये 180 से बड़ा आ गया है ना, ग्रेटर देन 180। तो लाइन का इंटरसेक्शन इधर तो मिलने वाला नहीं है। अब इधर चेक करते हैं, देखो 80 प्लस 60 ये कितना आ गया, 140, लेस देन 180 है ना, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग भी है और इसका जो इंटरसेक्शन है इधर मिलेगा यदि इसको फाइनाइट एक्सटेंड करें तब। कोई दिक्कत नहीं। तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, पांचवा अभिधारणा है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन को एक्सप्लेन करता है। लेकिन मैंने पीछे बताया कि इसको पैरेलल पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, मतलब समांतर अभिधारणा भी कहते हैं। ऐसा क्यों, देखो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स का कई इक्विवेलेंट वर्जन है, ठीक ना, कई समतुल्य उसका स्टेटमेंट है। जब आप उसके इक्विवेलेंट वर्जन को पढ़ोगे तो उसमें से एक वर्जन आपको पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, मैं भी आपको बताऊंगा। देखो हाँ, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स के इक्विवेलेंट क्या क्या हो सकता है। अच्छा देखो, मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंट दिखाने का क्या तरीका हो सकता है, समतुल्य दिखाने का क्या तरीका हो सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा तो कई जगह इसका यूज होगा। जैसे ए कोई स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट बी है, हमको दिखाना है कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब हम ए से शुरू करेंगे, मतलब ए को सही मान लेंगे, ए को ट्रू मानेंगे और बी को स्टेब्लिश कर देंगे, और यदि बी को ट्रू मानेंगे, ए को स्टेब्लिश कर देंगे, तब हम समझेंगे कि ए और बी इक्विवेलेंट है, एक ही है, बस इसका नाम अलग अलग है। जैसे देखते हो कि एक ही आदमी का दो दो नाम है, एक नाम ए और एक नाम बी है। यदि हम ए को पुकारे और बी आ जाए और बी को पुकारे और ए आ जाए, तो समझें कि ए और बी अलग अलग व्यक्ति नहीं है, उसका नाम अलग अलग है, व्यक्ति एक ही है। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला इक्विवेलेंट वर्जन आते हैं पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से। फिफ्थ पोस्टुलेट्स एंड पैरेलल लाइन, पांचवा अभिधारणा यूक्लिड का, और इसको पैरेलल लाइन से कैसे कनेक्ट करते हैं ध्यान से देखना। तो मैं पहले एक चीज आपको बता देता हूं। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी का, मान लें कि x प्लस वाई एक नंबर है, यदि हम इसको 180 से कंपेयर करें तो मैं बताया हूं कि इसका तीन रिलेशन पॉसिबल है। मतलब x प्लस वाई जो है या तो 180 के बराबर होगा, x प्लस वाई या तो 180 से बड़ा होगा, और x प्लस वाई या तो 180 से छोटा होगा। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अभी। देखो बाबू, ये एक लाइन है और ये एक दूसरा भी लाइन है, और ये इसका एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका नाम m दे दे रहे हैं और ये n दे दे रहे हैं, इसका नाम स्मॉल p है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम x और y कह दिए, इसको a और b कह दिए। हमने x प्लस वाई का वैल्यू निकाला और वह वैल्यू 180 से छोटा नहीं आया। इसको नॉट लिखने का तरीका लिखते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते, इसको नॉट लेस देन। 180 से छोटा नहीं आया, मतलब इस लाइन को इधर इनफाइनाइट एक्सटेंड करेंगे तो इधर तो इसका इंटरसेक्शन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट से ही कहता है। सिमिलरली यदि हमने a प्लस बी को फाइंड आउट किया और इसका भी वैल्यू 180 से छोटा नहीं आया, तो ये लाइन इधर भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाला है। मतलब बताओ, अब ये एक ऐसा लाइन हुआ जिसका ना तो इस साइड इंटरसेक्शन मिल रहा है और ना ही इस साइड इंटरसेक्शन मिल रहा है, तब ये लाइन कैसा हो गया, तो पैरेलल। कोई दिक्कत नहीं, मतलब समांतर रेखा।
देख रहे हो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स पैरेलल लाइन के लिए भी हम यूज करते हैं। अब इसका कंक्लूजन यदि निकालोगे तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखना तो इस चीज को। देखो बाबू, नॉट लेस देन का क्या मतलब हो सकता है, इसको देखना। इसको x मान लिए, इसको y, इसको a और इसको b। x प्लस वाई जो है ये 180 से छोटा नहीं है। इसका क्या मतलब, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी का भी तुरंत यूज किए थे कि x प्लस वाई जो है ये 180 से बड़ा हो सकता है, 180 के बराबर हो सकता है, या 180 से छोटा हो सकता है। ये नहीं हुआ, मतलब ये दो कंडीशन पॉसिबल है। सिमिलरली a प्लस बी के लिए भी यही कंडीशन है, a प्लस बी 180 से बड़ा होगा, a प्लस बी 180 के इक्वल होगा, और a प्लस बी 180 से छोटा होगा। लेकिन ये कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि अभी तुरंत पढ़े कि a प्लस बी जो है 180 से छोटा नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन, हमारे पास ये दो कंडीशन बचा। और इस दोनों कंडीशन का कंक्लूजन क्या था कि ये जो लाइन है, मान लो m है और इसको n बोल रहे हैं, कंक्लूजन है कि m जो है वो n के पैरेलल हो जा रहा है। दिक्कत नहीं। अब इसको कंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। अच्छा बताओ तो, इसमें लीनियर पेयर सोचो, a प्लस बी का वैल्यू कितना आने वाला है, सॉरी a प्लस एक्स का वैल्यू कितना आएगा 180 बाय द लीनियर पेयर एक्सियम, और b प्लस वाई का वैल्यू कितना आने वाला है, ये भी 180 आने वाला है लीनियर पेयर एक्सियम से। यदि हम इस दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना आने वाला है 360। देखो बाबू, ज्यों ही हम इस दोनों को लेंगे, ये भी 180 से बड़ा है और ये भी 180 से बड़ा है, तो इसका सम कितना आ जाएगा 360 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन हमारा कह रहा है कि इसका सम 360 होना चाहिए, मतलब इसको फॉल्स कर रहा है, मतलब ये कंडीशन में होने वाला नहीं है। अब क्या बचा, ये और ये, तो क्या कंक्लूजन पे गए, देखो कंक्लूजन पे गए कि यदि ये दो लाइन है, m और n, ये x है और ये y है, और p मान लो इसका ट्रांसवर्सल है ये वाला लाइन। यदि हमने x प्लस वाई निकाला और इसका मेजर यदि 180 आ गया, ये कंक्लूड करता है कि m n के पैरेलल है। इसीलिए फिफ्थ पोस्टुलेट्स को पैरेलल पोस्टुलेट्स कहते हैं। दिक्कत नहीं। पांचवें अभिधारणा को क्या बोलते हैं हम लोग, समानांतर अभिधारणा। दिक्कत नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड रिजल्ट इससे हुआ। मैं इससे आगे बढ़ता हूं और सेकेंड पार्ट पे मैं चलता हूं। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स के इक्विवेलेंट एक और पोस्टुलेट्स है, हालांकि कई पोस्टुलेट्स इक्विवेलेंट है, तो उसमें से कुछ मैं करवा रहा हूँ। इसमें अगला पोस्टुलेट्स है प्लेफेयर का। प्लेफेयर एक स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन हुए और इन्होंने 1729 में इस एक्सियम को दिया, प्लेफेयर एक्सियम। ये कहता क्या है, ध्यान से देखना। कहता है फॉर एवरी लाइन एल, किसी भी लाइन एल के लिए, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, पी के लिए हम कैपिटल यूज करते हैं, याद रखना। नॉट लाइंग ऑन एल, जो पी जो है एल पर नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन लाइन एम पासिंग थ्रू पी, पी से पास करेगा, एंड पैरेलल टू एल। अभी पढ़ लो, मैं इसको फिर से बताऊंगा। प्रत्येक लाइन एल और उस पर कोई पॉइंट जो नहीं है उसका नाम पी दे रखा है। पी हमेशा कैपिटल लेंगे के लिए। एक अद्वितीय रेखा एम ऐसी होती है जो पी से होकर जाती है और उसके समानांतर। मतलब ये प्लेफेयर कहते क्या है, और देखो ये जो है प्लेफेयर का एक्सियम, ये यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब प्लेफेयर ने फिफ्थ एक्सियम को ट्रू माना, उसके बाद इस कंक्लूजन को उसने दिया। और कन्वर्सली यदि कोई प्लेफेयर के प्लेफेयर के एक्सियम को ट्रू माने, यूक्लिड को के फिफ्थ एक्सियम पोस्टुलेट्स को, माफ करना, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स को वो इस्टेब्लिश कर सकता है। देखो प्लेफेयर का एक्सियम मैं बताता हूँ ये क्या कहता है। ये कहता है कि मान लो कि ये एक लाइन है, इसका नाम m है। अब इस लाइन के पैरेलल कितना लाइन हो सकता है, तो बहुत सारा लाइन हो सकता है इसके पैरेलल, इनफाइनाइट लाइन हो सकता है। जितना ड्रॉ करते जाओ उतना लाइन होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एक लाइन के पैरेलल हमारे पास कितना लाइन यूज होगा, इनफाइनाइट लाइन यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत सारा लाइन हो जाएगा जो इस लाइन m के पैरेलल होगा। लेकिन अगला यदि हम कंडीशन दे दें कि इसी लाइन m के पैरेलल और एक फिक्स पॉइंट P से जो इस लाइन पर नहीं है,
कितना लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो जो m के पैरेलल हो जाए। तो प्लेफेयर कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन हमको मिलेगा, तो वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड पैरेलल टू लाइन M। देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बहुत इंटरेस्टेड प्लेफेयर का एक्सियम है, तो याद रखना है किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल कितना लाइन हो सकता है, तो सिर्फ एक। इसके एक और इक्विवेलेंट वर्जन होता है, हालांकि वो प्लेफेयर नहीं है। देखो इधर क्या कहता है, सेम क्वेश्चन बना कि एक लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के लंबवत कितना लाइन हो सकता है। तो इसका भी आंसर एक बहुत सारा लाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जितना ड्रॉ करते जाओ लाइन होते जाएगा परपेंडिकुलर, बस एंगल 90 लेते जाना है। अब कंडीशन है कि बताओ कि किसी एक लाइन पर कितना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट P से। P फिक्स पॉइंट है और आउटसाइड है, तो कितना, वन एंड ओनली वन। कितना भाई, ओनली वन, केवल एक, कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे बढ़ते हैं और एक और इक्विवेलेंट फॉर्म है उसको देखते हैं। देखो क्या है, लेजांद्रे का है। लेजांद्रे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। ये क्या कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का यदि हम सम करेंगे तो ये 180 डिग्री होने वाला है। याद रखना ये सब कुछ इक्विवेलेंट वर्जन है, इक्विवेलेंट फॉर्म है यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स का। मतलब फिफ्थ पोस्टुलेट्स को ट्रू एज्यूम करके इस सब को इस्टेब्लिश किया गया है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और आप याद इसको रखिएगा कि ये यूक्लिड का इक्विवेलेंट वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू, बाबू मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा, क्या ये हमेशा ट्रू है क्या? या हमने फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ा कि दो अलग अलग पॉइंट से एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या यह हमेशा सही है क्या? तो इसका आंसर आता है नहीं, ये हमेशा सही नहीं है। लेकिन जब भी यह सही होगा तो जो हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसको हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलेंगे, और जब यह फॉल्स हो जाएगा तब उसको हम लोग नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं। हमारे पास कुछ एविडेंस है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, ठीक ना। हमारे पास एक स्फेरिकल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, हाइपरबोलिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कई अदर ज्योमेट्री का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। देखो कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक पहला व्यक्ति थे जिन्होंने नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री पर काम करना शुरू किया। तो हमारे लिए नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहाँ से एविडेंस हम लेंगे? देखो जितना भी एसएससी का बच्चा है या जनरल कंपटीशन का बच्चा है, वो सारा बच्चा यूपीएससी बीपीएससी जरूर नॉक करता है। यदि आप यूपीएससी बीपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा, और मैं आपको ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी से आपको मैं बताता हूं कि हमारे पास नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और इसमें कार्ल फ्रेडरिक गॉस का नाम आता है, पहला नाम, कोई दिक्कत नहीं। इनका जो ड्यूरेशन है, दिस इज गॉस, दिक्कत नहीं बाबू। देखो हम इस थोड़ा सा ज्योग्राफी का यूज करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कब यूक्लिड का ज्योमेट्री फेल कर जाता है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा इसको। अच्छा, ये स्फेयर है, आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे। ज्योग्राफी में जो लाइन होता है ना, वो लाइन नहीं होता है, वो सर्कल होता है या तो पार्ट ऑफ सर्कल होता है, कोई दिक्कत नहीं। हम उसको लाइन से लिखते हैं। डीप इंफॉर्मेशन के लिए आप ज्योग्राफी का बुक देख सकते हो। अच्छा बताओ, ये एक ऐसा लाइन है बाबू जो इस स्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। बताओ इसका क्या नाम आप देते थे? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। देखो ये इसका पोल है, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल बोलते हैं। अच्छा बताओ, हम कई ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल तक आता है। ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा।
लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट्स याद करते हैं। यूक्लिड कहता है कि किसी भी दो पॉइंट से एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा बताओ, हमने इस स्फीयर पे दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट नॉर्थ लिया और एक पॉइंट साउथ पोल लिया, और इससे क्या एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसा तो कई सारा लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये पूछ रहा है क्या एक ही देशांतर होता है क्या? नहीं, देशांतर तो बहुत सारा होता है। और ज्योग्राफी के सेंस में देशांतर रेखा का बात करें, अच्छा याद रखना देशांतर और देशांतर रेखा में अंतर होता है। ज्योग्राफी के सेंस में देशांतर रेखा का यदि हम बात करें तो कितना देशांतर रेखा होता है? 360, 0 से लेके 259 तक। तो देखो यहां पर ही 360 लाइन का एविडेंस मिला, और ये सारा लाइन कहां से पास करता है? नॉर्थ से, नॉर्थ और साउथ पोल से। कोई दिक्कत नहीं। हमने जो पढ़ा कि दो पॉइंट से एक ही लाइन पास करता है, यहां फेल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक और इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि ये जो देशांतर रेखा है यह भूमध्य रेखा को प्रतिच्छेद करती है, और वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से देखना, इसका नाम ए ले लिया, इसका नाम बी ले लिया, और हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं NAB। अब इसका एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स का इक्विवेलेंट ढूंढते हैं, उस पर कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। देखना ध्यान से, कहता है किसी भी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री है, लेजेंड्रे का दिया हुआ है। देखो यहां पर इसी का वैल्यू 90, इसी का वैल्यू 90, और इसका कुछ वैल्यू होगा अल्फा। जो ही तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो, मैं इसको इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आएगा वो इंफॉर्मेशन 90 प्लस 90 प्लस अल्फा, मतलब 180 प्लस अल्फा। ये जरूर 180 से एक्सीड कर गया, मतलब यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स भी यहां फेल कर रहा है। और फिफ्थ पोस्टुलेट्स का इक्विवेलेंट एक और मैं आपको बताया था कि किसी एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये जितना भी देशांतर रेखा होगा, जितना भी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होगा, वह भूमध्य रेखा पर, मतलब इक्वेटर पे कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। देखो अब इस तरह के ज्योमेट्री में यूक्लिड का पोस्टुलेट्स फेल करना शुरू हो गया। देखो कितना इंटरेस्टेड है, तो हमको पता चला कि ये जो हमारा ज्योमेट्री है ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं है, ये नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और हम जो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं वह नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री फॉलो करता है। कोई दिक्कत नहीं, पक्का आपको समझ में आ रहा हो कि हमारे पास नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का भी सोर्स है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है हम अभी यूक्लिडियन ज्योमेट्री पर ही फोकस्ड होंगे। कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारे पास प्लेनर ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, स्फेरिकल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको एक काम देता हूं, देखना कि एक और आप किए होंगे, आपको याद आएगा तो अच्छा लगेगा। जब आप क्लास या तो 12 में पढ़े होंगे या तो 10th में पढ़े होंगे, ये कॉनकेव मिरर है। और यदि आपको याद होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। माफ कीजिएगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो इमेज कहां बनता है? आपको कुछ याद है? पास करेगा, ये लाइन पैरेलल हो जाता है, और हम बताते हैं कि इमेज का पोजीशन बताना होगा। हम बताते हैं कि इमेज जो बन रहा है अनंत पर बन रहा है, मतलब इनफाइनाइट पर बन रहा है। बताओ ये कोई पैरेलल लाइन है, यदि यहां पर यूक्लिडियन ज्योमेट्री का सेंस होता तो क्या ये कभी कटता? बिल्कुल नहीं कटता। मतलब ये क्या है? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का सोर्स है। मतलब हम नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कर तो रहे हैं, लेकिन हम उसको अभी तक समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं आज के क्लास में आपको मैंने प्रयास किया कि आप नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में आपको थोड़ा सा समझदारी हो। अगले क्लास में हम फिर से यूक्लिडियन पे लौटेंगे। आज का क्लास शूट करते समय मैं बहुत सोच रहा था कि मैं ये करूं या नहीं करूं, काहे कि बच्चा इतना डीप पढ़ना नहीं चाहता है, वो सीधे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करने लगता है। तो फिर भी यदि एक भी बच्चा को यदि ये समझ में आया तो मुझे लगेगा कि मैंने जो टाइम लगाया वो ठीक ठाक है, वो वसूल हो गया। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास से, और अगले क्लास में प्रॉपर यूक्लिडियन ज्योमेट्री से मैं पैरेलल लाइन से मैं शुरुआत करूँगा, और मैं बताऊँगा कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री करने का क्या तरीका होता है। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।